गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरियल वेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम इसके आगे का पॉइंट लेके चल रहे हैं और उस पॉइंट की स्टार्टिंग है, आप इसके बारे में जानते भी हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक, आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल के बारे में क्या है, इस पे बात करते हैं। इसमें कहे क्या कि आपका कोई ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब त्रिविम क्षेत्र में हो, तो त्रिविम क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी वस्तु द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। द एंगल subtended by an object in three-dimensional space is called solid angle। जैसे आप देख सकते हैं, यदि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे बना देते हैं कि मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक। अब इस बॉल का इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, इसको यदि हम ड्रा आउट करें तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये थ्री डायमेंशनल एंगल, थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इसी को हम कहते हैं घन कोण, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ओमेगा। ये मैंने मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है भैया? पी है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में एंगल बन रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या? घन कोण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है छतरी। यदि आप छतरी को देखिए, जहाँ पे उसके ऊपर वाले पॉइंट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो छतरी की तीलियां हैं, जहाँ पे आपका डंडा लगा होता है, हत्था लगा होता है, जहाँ से आप पकड़ते हो, उस हत्थे का एकदम टॉप वाला पोजीशन देखिए। तो वहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एक कोई एंगल बन रहा है, और जो वो एंगल बन रहा है उसी को आप कहते हैं सॉलिड एंगल। या दूसरा एग्जांपल देखना चाहते तो आप क्या बोलते हैं, जोकर की टोपी भी देख सकते हैं। उसके टॉप पॉइंट पे जो आप देख रहे हो, यदि उसको उल्टा करके रख दिया जाए तो आप टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनता है उसे आप कह सकते हो कि भाई ये सॉलिड एंगल है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। उसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब भाई स्टेरेडियन की डेफिनेशन आप क्या दोगे, उसको देख लो। स्टेरेडियन की डेफिनेशन ये दी गई कि यदि हम क्या करें, एक स्फेयर लें, एक गोला लें, इसका सेंटर मैंने मान लिया O है,
इसकी त्रिज्या मैंने कंसिडर कर ली r है, और इसका ही मैंने सरफेस एरिया ले लिया ये। अब इस सरफेस एरिया के थ्रू ये सरफेस एरिया मैंने कंसिडर कर लिया, इसका सरफेस एरिया यस है। तो इस कंडीशन में कहा गया कि जो मैंने सरफेस एरिया लिया हुआ है इसके थ्रू यदि एंगल ओमेगा बन रहा हो, तो इन्होंने कहा ओमेगा इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से यदि हम क्लियर आउट करें तो हमें देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई यदि S इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक, इफ S इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर then omega is equals to r square upon r square, that is 1 radian। बोल सकते हैं ना। अब यहाँ से एक डिफिनेशन बन रही है स्टेडियन की, क्या कि कोई आपका गोला है और उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, वही तो मैंने किया है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लें गोले का, तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कोण गोले के केंद्र पर बनाएगा, जो भी घन कोण गोले के केंद्र पे बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। ठीक, क्या कहे कि भाई गोले की त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, गोले की त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। द एंगल सबटेंडेड at the center of the sphere equal to the surface area, or you can say the angle subtended at the center of a sphere by the surface area equals to square of the radius is called 1 radian। बोले क्या, the angle subtended at the center, that is your O, by the surface area S, which is equal to square of the radius, then it is called what, 1 radian। क्लियर हो गया। इधर हम मान ले ये एंगल बहुत छोटा हो, दैट इज बहुत छोटा है, दैट मीन्स इधर हमने कर दिया लेट S टेंस टू ds, बहुत छोटा एरिया में ले लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि ds हो गया, देन इम्प्लॉयज दैट d ओमेगा इज इक्वल्स टू
ds/r²। तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds/r²। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब हम इसी चीज को थोड़ा देखते हैं क्या कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। ओके, इस फिगर में देखिए, तो मैंने क्या किया है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया हुआ है छोटा सा ds, और ds से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है O, जहाँ पे हमें सॉलिड एंगल को फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना है, डी ओमेगा है, और इसका देखा जाए तो एरियल वेक्टर ds है जो आपका एरिया मैंने लिया हुआ है। दूसरा देखा जाए, यदि हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचें, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचें, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल ds है, इसका गोले पे जो प्रक्षेप होगा, गोले पे प्रक्षेप निकाला जाए तो गोले पे जो प्रक्षेप हमें मिल रहा है, जो स्फीयर पे हमें प्रक्षेप मिलेगा वो होगा कितना, ds cos थीटा। क्या मिलेगा भैया, ds cos थीटा। ये हमें प्रक्षेप मिल रहा है किसका, इस एरिया का जो हमने r त्रिज्या का स्फीयर ड्रॉ आउट किया है, गोला बनाया हुआ है, उसके ऊपर। तो ये हमें मिला ds cos थीटा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एरिया है, जो हमने सरफेस एरिया लिया हुआ है ds, इसके द्वारा जो यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है डी ओमेगा, वही है जो प्रक्षेप अवयव ds cos थीटा द्वारा इस पर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ds द्वारा जो सॉलिड एंगल बनेगा ओ पर, वो इक्वल होगा ds cos थीटा द्वारा बने एंगल के। तो इस कंडीशन में यदि हम डी ओमेगा लिखें तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग राइट कर सकते हैं क्या भैया, ds cos थीटा अपॉन r² के, क्योंकि इस कंडीशन में जो गोले पे प्रक्षेप मिल रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इस दशा में गोले पर प्राप्त प्रक्षेप ds cos थीटा द्वारा बना घनकोण बराबर है ds द्वारा O पर बना घनकोण। कि जो घनकोण O पर ds द्वारा बनेगा वही बराबर होगा जो r त्रिज्या का मैंने गोला खींचा है उसके द्वारा बने घनकोण पर। इसका मतलब यहाँ पे हमें मिल गया डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r² के। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं कि भाई ds cos थीटा को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं ds cos थीटा इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो वेक्टर ds डॉट n कैप, सही ना, n कैप मीन्स एकांक सदिश है इसका, एकांक इसका एरियल वेक्टर का एकांक सदिश है, तो इसकी कंडीशन में देखा जाए तो n कैप, और n कैप की वैल्यू 1 होती है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यदि भाई a और b दो वेक्टर हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, a b cos थीटा के। अब b की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा।
तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा विच इम्प्लाइज दैट डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, या इसी को आप लिखोगे डी एस डॉट एन कैप अपान आर स्क्वायर। ये हो गई पूरी की पूरी कंडीशन। क्लियर? तो ये है आपका दूसरा फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा इसी में है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, आपके सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ लिया, एरियल वेक्टर भी पढ़ लिया। अब हम जो हमारा थ्योरम है गॉस थ्योरम उसको पढ़ते हैं, उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसको फिर हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, और अब इनके गॉस साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं क्या कहा है। गॉस थ्योरम कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में, कंडीशन दे दिए कि निर्वात अथवा वायु में कैसी कंडीशन होनी चाहिए आगे, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पर वितरित, उस पर वितरित आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कि हमने मीडियम लिया निर्वात या वायु, तो इन्होंने गॉस साहब ने कहा कि उस कंडीशन में यदि कोई बंद पृष्ठ है, बाउंडेड सरफेस है, तो उससे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स हमें मिलेगा वह उस पर वितरित, उस पृष्ठ पर वितरित आवेश का कितना 1/ε0 गुना होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, the total electric flux corresponding to a bounded surface in air or vacuum equals to 1/ε0 times of distributed charge। भाई कोई आपका आवेश है और बंद पृष्ठ है, तो उससे संबद्ध, उससे अटैच, उससे करेस्पॉन्डिंग जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, उस सरफेस पे जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसका कितना होगा 1/ε0 गुना होगा। इसका मतलब हुआ, इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई ये जो पूरा का पूरा सराउंडेड एरिया है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो, तो फाई ई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा Q/ε0 के। यही है स्टेटमेंट गॉस साहब का। गॉस ने कहा क्या कि भाई इफ देयर इज अ बाउंडेड सरफेस देन
द करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स equals to 1 upon epsilon naught times of distributed charge if the surface is present in air or vacuum। और भाई मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई कोई मीडियम हो, मान लो एयर वैक्यूम ना हो, इन अदर मीडियम तो आपका कोई दूसरा माध्यम है, तो उस कंडीशन में आपका फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन अपसाइलन के, क्योंकि भाई उस कंडीशन में अपसाइलन क्या होगा, परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी होगा ऑफ दैट मीडियम, कि जो मीडियम आप लोगे उस मीडियम की क्या हो जाएगी, परमिटिविटी हो जाएगी। और निर्वात और वायु में जो कंडीशन होती है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे आप करेंगे। तो इनका स्टेटमेंट क्लियर है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेस्पॉन्डिंग टू अ बाउंडेड सरफेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इफ दिस सरफेस इज प्रेजेंट इन एयर और वैक्यूम। कि भाई कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है और वह बंद पृष्ठ निर्वात अथवा वायु में उपस्थित हो तो उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पर वितरित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में देखते हैं, किसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है ना, इन्होंने क्या कहा है ये आपका क्लियर है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके लाते हैं वैल्यू कि भाई क्या सच में फाई ई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी कि नहीं होगी। अब प्रूफ करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। हमें लाना क्या है, हमें लाना यही है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे लाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना है। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि भाई क्यू चार्ज है, ठीक है, और क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक बाउंडेड सरफेस लिया हुआ है और उस सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन मैंने ds लिया हुआ है। ठीक है, अब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस आउट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी जो है कैपिटल ई है और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इस कंडीशन में यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो हम लोग जानते हैं कि इससे रिलेटेड यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डी फाई ई हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल ds से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे भैया, ई डॉट डी एस के, यही ना, या आप इसी को लिखते हो क्या, ई डी एस कॉस थीटा।
जो लिखते हैं सामने। ये तो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से हुआ, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या होगा, ये निकाल लीजिए। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब इस कंडीशन में क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा के। यही तो भाई, हमने छोटे से भाग का निकाल लिया तो इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे बाउंडेड सरफेस, इसलिए मैंने कंप्लीट इंटीग्रल लगा दिया हुआ है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। क्लियर। अब भाई कोई चार्ज दिया हो और पॉइंट, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो तो निकाल सकते हैं ना। तो चलो निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। बिंदु कह रहा हूँ, हाँ चलिए, बिंदु यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया। ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका P है। तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको निकालते हैं। भाई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसके थ्रू, कौन है, कौन उत्पन्न कर रहा है, आवेश Q द्वारा। जो आपका चार्ज स्मॉल q है उसके थ्रू उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको आप बताइए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब उसको देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू कितना भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंसीडर कर लिया हूँ कि जो चार्ज है भाई आपका एयर में है, तो क्या हो जाएगा, Q/r²। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। इसको मैंने बना लिया समीकरण नंबर 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया कि भाई छोटा सा मैंने सरफेस लिया ds से, तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, EDS cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल EDS cos थीटा। हमने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली, उसकी वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इतना हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 से दोनों की वैल्यूज़ रख दें, समीकरण 2 से 1 में रख दें E का मान, देखिए हमें क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, फाई E इज इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रल E की वैल्यू अभी आप पाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² ds cos थीटा। अब इसको यदि हम अरेंज करें तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। यदि हम इसको अरेंज करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, अरेंज करने पर यदि हम अरेंज कर दें इसको, देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, देखिए यदि हम इसको अरेंज करें तो हमें देखिए मिलेगा
फाई ई इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। याद करिए अभी हम लोगों ने डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की वैल्यू को डी ओमेगा के इक्वल बताया था, सही है ना। इसका मतलब हुआ इतने के प्लेस पे मैं डी ओमेगा राइट कर सकता हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू हो जाइए। आप लिख सकते हैं बट डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मिलेगा, या देखिए अब हम क्या पाएंगे, अब जो पाएंगे उसके बारे में देखते हैं। हमें यहाँ मिल गया पर डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। अब यहाँ पे यदि आप इसके प्लेस पे वैल्यूज़ आप रखोगे तो देखिए आप क्या पाओगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए क्या है, यहाँ से हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कंप्लीट इंटीग्रल डी ओमेगा, है ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है, आपका जो चार्ज क्यू है एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, और इस कंडीशन में मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई मैंने आर त्रिज्या का यहाँ पे एक गोला खींचा है, जो आर डिस्टेंस है मैंने इसका क्या किया है, स्फीयर ड्रा आउट किया है। तो उस कंडीशन में टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है फॉर अ स्फीयर द टोटल solid angle becomes 4 पाई रेडियन। क्लियर? कितना होता है, 4 पाई रेडियन होता है। अब इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। दोनों की वैल्यू आप कैंसिल करके देखिए तो आपको मिलेगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और शायद आपको ये रिजल्ट भी चाहिए था, शायद देखिए क्या जो रिजल्ट आप पाए हो वही रिजल्ट आपको चाहिए था, सही है ना, कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो इसको हम जनरल फॉर्म में राइट करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रल फॉर अ बाउंडेड सरफेस में ले रहा हूं ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस थ्योरम का प्रूफ। क्लियर कि हमारा गॉस थ्योरम कैसे प्रूफ होगा, तो
प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन मिली गॉस थ्योरम के लिए कि आप इस थ्योरम को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सरफेस क्या होगा, बाउंडेड होगा। जब तक आपका बाउंडेड सरफेस नहीं होगा तब तक आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सरफेसेस खुद ड्रा करते हैं कि भाई हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, उस सोर्स चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सरफेस आर्टिफिशियली ड्रा करते हैं, या कह सकते हो इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, और उन सरफेसेस को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, उन्हें नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। क्या बोला गया, गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ कहा गया। अब गॉसियन सरफेस कैसे कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में बात हम करेंगे अपने आने वाले अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़िए अच्छे से, और जो भी आपके डाउट्स हों उसको आप पूछिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।